मॉर्निंग टू क्लास 8। आज हम लोग बंगाल विजय, प्लासी युद्ध, बक्सर के युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। बंगाल विजय कैसे अंग्रेजों ने प्राप्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी कोलकाता में, जो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया था। और इसी वर्ष प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पूरे भारत पर उन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। 1757 में प्लासी का युद्ध किस प्रकार होता है, बड़े ही विचित्र स्थिति है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने वहाँ के सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति के साथ एक गुप्त समझौता कर दिया और इस तरह से जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला के साथ, मीर कासिम था सिराजुद्दौला के साथ, इन सभी लोगों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया। ये सभी लोग अंदर से ब्रिटिश कंपनी के साथ मिले हुए थे। लड़ाई के मैदान में सिराजुद्दौला जब फ्रांसीसियों के फैक्ट्री को अंग्रेजों ने छीन लिया था, तो उसे बचाने के लिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की रणनीति अपनाई। इस रणनीति में उसके साथ मीर जाफर, मीर कासिम सब साथ थे, परंतु किसी ने भी लड़ाई के मैदान में जाकर खड़ा होकर अंग्रेजों के सामने पीछे से भाग गए और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला की हार ने भारत के भाग्य ही बदल दिए और इस तरह से अंग्रेजों ने संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया और मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। मीर कासिम एक कठोर और कुशल शासक था। उसने बंगाल के जमींदारों, बिहार के जमींदारों को कठोरता से दमन किया और पूरे यूरोपीय संगठन को एकत्रित करने का प्रयास किया। बंदूक बनाने की भी व्यवस्था की। उसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया और उसने भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की ठानी, परंतु ऐसा हो नहीं सका क्योंकि वो तो खुद ही अंग्रेजों की कठपुतली था। अंग्रेजों ने ही उसे बैठाया था, तो ऐसी स्थिति में वो कुछ कर नहीं पाया और उन अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः शासक बना दिया। इस तरह से नवाब अंग्रेज बदलते रहे। अब आते हैं बक्सर के युद्ध पर। 1763 ईस्वी में मीर कासिम जब हार गया तो वह अवध आया। अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय था, उसने उससे मिला और यहाँ मिल करके उसने बक्सर में युद्ध किया। इस संयुक्त सेना को भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और इस प्रकार से अवध पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। यह बक्सर के युद्ध का परिणाम हुआ। युद्ध की जो स्थिति थी, इस युद्ध में अवध के नवाब के साथ मुगल सम्राट जो था, उसे कई सीमाओं को छोड़ना पड़ा और उसे अपना राज्य छोड़ करके पेंशन पर जाना पड़ा। इसलिए इसी युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई। शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ दोनों के बीच में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार शाह आलम को मुगल सम्राट स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देने का तय किया। बदले में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की अंग्रेजों ने दीवानी प्राप्त कर ली। इस प्रकार कंपनी को भारत में
राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों का शासन करने का यह पहला कदम था, क्योंकि अब राजस्व वसूलने में उन लोगों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से आम जनता से होने लगा। और इस प्रकार इलाहाबाद की संधि के द्वारा अवध, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अंग्रेज स्वामी बन गए। और अंग्रेज जो थे, मुगल सम्राटों को अपने संरक्षण के रूप में रखने लगे। केवल वो पेंशन पेयर हो गया, यानी उन्हें केवल पेंशन दिया जाता था। और इस तरह से अंग्रेजों के शासन का विस्तार प्रारंभ हुआ। 1767 से 1805 ईस्वी तक की कुछ बातें हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 से 1805 ईस्वी की अवधि में एक व्यापारिक संस्था न रह करके भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था नीति लगाई। इसमें जनता के कल्याण का काम नवाब के जिम्मे रख दिया और वास्तविक शासन की शक्ति अपने अधीन रख ली। यानी राजा सैनिक रखता था, लड़ाई के लिए राजा जाता था, आम जनता के लिए व्यवस्था राजा करता था, परंतु राजस्व की वसूली अंग्रेज करते थे। यानी टोटल आर्थिक मुकाम अंग्रेजों के हाथ में था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में जो बंगाल का नवाब बना, 1774 ईस्वी में उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने दोहरी शासन व्यवस्था का अंत किया और 1772 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मुंबई, मद्रास, चेन्नई पर अपना सीधा नियंत्रण कर लिया। जो परोक्ष रूप से नियंत्रण था वह सीधा नियंत्रण हो गया। इससे अन्य जगहों पर जो देश में राजा थे, पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के भागों में, पश्चिम भागों में मराठे, मैसूर में हैदर अली, त्रावणकोर केरल में जो स्वतंत्र राज्य थे, उन सभी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार करने की बात सोची। और धीरे धीरे कूटनीतिक कुछ संधियों से, कुछ आक्रमण से इन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इसी के क्रम में मैसूर युद्ध हुआ। विजयनगर के राज्य के पतन के बाद मैसूर में स्वतंत्रता कायम थी, परंतु धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ का शासक था, उससे नाराजगी जाहिर रखी थी। नादिर शाह महाशासक था, वह अंग्रेजों से पराजित हो गया और वह अंग्रेजों का गुलाम बन बैठा। उसके बाद मैसूर का प्रधान सेनापति हैदर अली जो था, कुशल शासक था, साहसी था, सेनापति था, चतुर राजनीतिज्ञ था। मैसूर की राजा की जब मृत्यु हो गई तो 1760 ईस्वी में हैदर अली मैसूर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अंग्रेज भी उसे शत्रु समझने लगे और हैदर अली को हराने के लिए अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली। कंपनी ने हैदर अली को हराने के लिए 1767 से 1799 ईस्वी तक युद्ध किया, जिसे मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का चतुर्थ युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैसूर का प्रथम युद्ध जो हुआ, फ्रांसिस्को के साथ हैदर अली के अच्छे संबंध थे। निजाम और मराठों से अंग्रेजों ने संधि कर ली और हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान को घेर लिया गया और अंग्रेजों से एक संधि हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा दिया और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि बनी
जो यह कहा गया कि तीसरा कोई आक्रमण करता है तो एक दूसरे की भी मदद करेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये तो अंग्रेजों की राजनीति थी। मैसूर का द्वितीय युद्ध हो गया। मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने अपने वादे को भूलकर हैदर अली की सहायता नहीं, बल्कि 1779 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इन घटनाओं से क्रोधित होकर हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया, आरकट पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सरायरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 1781 ईस्वी में सोलीगुरु में हैदर अली को हरा दिया। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और 1784 ईस्वी में टीपू को मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। अंग्रेजों ने उसे मजबूर कर दिया। अब आता है मैसूर का तृतीय युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय भारत में जनरल गवर्नर था। वह यह नहीं चाहता था कि कोई उसके कार्यों पर हस्तक्षेप करे, परंतु टीपू सुल्तान हस्तक्षेप करता था, जिसके चलते उसने युद्ध किया। त्रावणकोर का शासन का बागडोर कॉर्नवालिस के हाथों में था। कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार बंगलौर पर उसने अधिकार कर लिया। टीपू को उसने हरा दिया। 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने टीपू के किलों पर भी अधिकार कर लिया, उसके राजधानी पर की तरफ बढ़ा और टीपू को विवश होकर के अंग्रेजों की शर्तों को मानना पड़ा और श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई। इस युद्ध ने टीपू के वर्चस्व का अंत कर दिया तथा दक्षिण भारत में अंग्रेजों की जड़ें अब मजबूत हो गई। मैसूर का चौथा युद्ध होता है। मैसूर के तीसरे युद्ध तक टीपू सुल्तान ने अपनी बहुत से राज्य के हिस्सों को गंवा चुका था, क्षेत्र को गंवा चुका था। फलतः टीपू ने पुनः अपने किले की किलेबंदी की, सेना को संगठित किया। सेना को उसने फ्रांसीसियों के द्वारा प्रशिक्षित कराया, नेपोलियन से भी बातें की। परंतु उस समय भारत में चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली था। ब्रिटिश सरकार ने उसे भारत को संपूर्ण अंग्रेजों के हित शासन में लेने के लिए ही भेजा था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सहायक संधियों की नीति अपनाई। उसने सरल नियमों पर एक संधि की। इस संधि के लिए राजाओं को बुलाया जाता था, उनसे संधि किया जाता था, उनसे यह बातें तय की जाती थी कि बिना अंग्रेजों की आज्ञा के कोई दूसरे से युद्ध नहीं करेगा और सभी लोग अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश नेतृत्व में सेना रखनी होगी। उस सेना का खर्च राज्य करेंगे और एक क्षेत्र के हिस्से का खर्च कंपनी करेगी या कोई वार्षिक अनुदान देगी। कंपनी इसके बदले में राज्यों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेगी। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार कर ली। टीपू सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस तरह से अंग्रेजों ने टीपू को हराने के लिए तीन ओर से आक्रमण किया। टीपू की राजधानी औरंगपट्टनम पर अधिकार उन लोगों ने कर दिया। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू मारा गया। औरंगपट्टनम, कोयम्बटूर, कनार सहित अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार कर लिया।
फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भारत से भगा दिया और मैसूर राज्य को उसकी प्राचीन हिंदू शासक परिवार के अल्पवयस्क बच्चे को सौंप दिया। इस तरह से मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। आगे हम लोग को पढ़ना है मराठों का युद्ध, अहमद शाह अब्दाली। लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमको अंदाजा है कि 4 पार्ट में ये लेसन समाप्त होगा। दैट्स ओके।